हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। हम भी बढ़िया। तो आज हम फिर से आपके लिए एक बहुत अच्छी वीडियो लेकर आ गए हैं जो कि कार्बन एंड इट्स कंपाउंड से रिलेटेड है। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड 10th क्लास का 4th चैप्टर है, जिसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट केमिकल रिएक्शन होती है जो कि हमारे कार्बन के कंपाउंड होते हैं, जैसे कि अल्कोहल हो गया, एसिटिक एसिड हो गया, है ना। तो इन दो कंपाउंड के बारे में बहुत अच्छे रिएक्शंस दी हुई हैं। तो आज हम इस चैप्टर के अंदर जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट केमिकल रिएक्शंस हैं उनको डिस्कस करेंगे और उनसे रिलेटेड ढेर सारे क्वेश्चंस लगाने वाले हैं। तो जो इस चैप्टर का सबसे डिफिकल्ट पार्ट है वो है केमिकल रिएक्शंस को करना, है ना। क्योंकि नेमिंग हो गई, यूपीएससी नेमिंग तो हर बच्चा कर लेता है और छोटे मोटे क्वेश्चन हो गए वो भी कर लेते हैं, लेकिन जो केमिकल रिएक्शन होती हैं इथेनॉल की और एस्टर बनाने की, सफोनिफिकेशन, है ना, एस्टरिफिकेशन, ये ढेर सारी ऐसी रिएक्शंस हैं जिनमें बच्चों को कन्फ्यूजन रहती है। आज हम इन्हीं को ही बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो पहले जान लेते हैं कि इस चैप्टर के अंदर कौन कौन से टाइप की रिएक्शन है। बेसिकली यहाँ पर 3-4 टाइप की रिएक्शंस हैं। पहली रिएक्शन जो कि है कंबसन। कंबसन के बारे में सब बच्चे जानते हैं, है ना। दूसरी जो रिएक्शन है वो है एडिशन रिएक्शन। तीसरी रिएक्शन जो है वो है आपकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और चौथी जो रिएक्शन होंगी आपकी वो हम पढ़ेंगे यहां पर आपकी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो बेसिकली आपकी ये 4 टाइप की रिएक्शंस हैं जो इस चैप्टर के अंदर इंपॉर्टेंट हैं। यही 4 टाइप की रिएक्शंस आपको बार बार रिपीट होती दिखाई पड़ेंगी, है ना। इसमें हमको कंबसन, इसमें हम जानते हैं कि कंबसन क्या होता है। कंबसन बेसिकली बर्निंग होती है। जब एक फ्यूल या एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बर्न होता है इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, देन वी कॉल इट कंबसन। तो हम इसे कह सकते हैं, ये क्या है, ये है बर्निंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड in excess in presence of excess amount of oxygen। ठीक है, यहां पर एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रहती है। ठीक है, अब यहां पर मान लेते हैं कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमने ले लिया, मान लो मीथेन। मीथेन को अगर हमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करूंगा तो जब भी कंबसन होता है तो बर्न होने के बाद उस सब्सटेंस का सब्स्टिट्यूट बचता जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बचता है। ठीक है, तो यानी कि कंबसन होने के बाद यहां पर हमेशा आप क्या डाल दोगे, CO2 प्लस H2O। कोई भी फ्यूल रहेगा उसको आप बर्न करोगे तो यहां पर आपका CO2 और H2O हमेशा आएगा। ठीक है, ये आप शॉर्ट बना सकते हो कि जब भी कोई कंपाउंड ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट होता है या बर्न होता है या कंबसन होता है तो हमेशा उसका प्रोडक्ट CO2 और H2O ही आने वाला है। ठीक है, हाँ, इसको बैलेंस कर लेंगे इजीली, ये इजीली बैलेंस हो जाएगा। यहां पर हम 2 लगा देंगे इसे। ठीक है, इस तरह बैलेंस हो जाएगा। यहां पर ऐसा करने से क्या होगा, यहां पर ये ऑक्सीजन बढ़ जाएंगी। ऑक्सीजन कितनी होगी, 2 यहां पर, 2 यहां पर, 4 हो गई। तो 4 करने के लिए ये कर लेंगे 4। ठीक, तो आप बैलेंसिंग खुद से करना। अब एग्जांपल के लिए मैं आपको एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, जैसे कि ये तो हो गया मीथेन की बर्निंग। ठीक है, अब आपको एक एग्जांपल और दे रहा हूं मैं, इथेन की बर्निंग।
ईथेन की बर्निंग आप खुद से करिए, है ना। ईथेन की बर्निंग आप करिए और CO2 और H2O बना देंगे हम। इसकी बैलेंसिंग आप खुद से करो, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। मैंने आपको इसकी बैलेंसिंग करके दिखा रखी है, मैंने आपको डिटेल में पढ़ा रखा है बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस। आप चाहो तो वहां से देख सकते हो, पहले आप खुद ट्राई करिए, अगर ना हो पाए तो आप मेरी वीडियो देख लेना, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस। उसमें मैंने डिटेल में आपको शॉर्ट तरीके से बैलेंसिंग सिखाया है। उस तरीके से आप 1-2 सेकंड में ही आप इसको कर दोगे। अगर वैसे आप हिट एंड ट्रायल मेथड करोगे, तुक्के मारोगे, कभी इसको बढ़ा दिया कभी उसको बढ़ा दिया, तो ये क्वेश्चन आपका काफ़ी टाइम ले लेगा, ठीक है। एक बार इसको ट्राई करो, जिसका जिसका हो जाए वो मुझे कमेंट में बताना कि सर मैंने 2 सेकंड में ही कर दिया था, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क है। तो ये हो गया आपका कंबसन, मोस्टली ये आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका एडिशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, इसमें हम एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड लेंगे और उसको क्या करेंगे, एडिशन कराएंगे, किसका, H2O का, H2 का, यानी कि हाइड्रोजन का हम इसमें एडिशन कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ ए कैटलिस्ट, जो क्या होता है, निकल या हम प्लेटिनम कैटलिस्ट ले लेंगे। तो यहां पर हम क्या करेंगे, एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ले लेंगे। हम यहां पर ले लेते हैं, मान लो ईथीन लेते हैं। यहां पर हम क्या ले लिया, ईथीन ले लिया। इस पर हम हाइड्रोजन का यहां पर एडिशन कराएंगे। इसका नाम इसलिए आया एडिशन क्योंकि हाइड्रोजन इस पर आकर ऐड हो जाती है बेसिकली, ठीक है। होता क्या है कि ये बॉन्ड आपके टूट जाते हैं, यहां पर डबल बॉन्ड जो है उनमें से एक बॉन्ड टूट जाएगा और यहां पर हर एक को एक एक हाइड्रोजन मिल जाएगी। तो यहां पर क्या बन जाएगा, एक सैचुरेटेड कंपाउंड बन जाएगा जो कि आपका ईथेन है, ऐसे, ठीक है। तो ये आपका एक अनसैचुरेटेड था। अनसैचुरेटेड कंपाउंड को हमने क्या कर दिया, सैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। यहां पर ईथीन था, ईथीन का यहां से हमने इस पर 2 हाइड्रोजन, इसको एक हाइड्रोजन दे दी, एक इसको दे दी, यहां पर ईथेन बन गया, ठीक है। इसकी मैकेनिज्म आपको 11th क्लास में डिटेल में पढ़ाई जाएगी, और फिर भी जान लो, होता यह है कि जो ईथेन है, ये ईथीन जो है, यहां पर आपके डबल बॉन्ड जो होता है ना, ये वाला डबल बॉन्ड, यहां पर ऐसे इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये वाला डबल बॉन्ड टूट जाता है और यहां पर ऐसे एक नया कंपाउंड बन जाता है जो कि इंटरमीडिएट कंपाउंड होता है। फिर क्या होता है, आपके जो हाइड्रोजन है वो भी टूटकर इस तरह से, हाइड्रोजन के पास भी ये आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये टूटकर आपको क्या बन जाएगा, फ्री रेडिकल बन जाएगा। तो हम इसको फ्री रेडिकल कहते हैं। तो बेसिकली आप अभी के लिए यही जान लीजिए, वहां से हाइड्रोजन टूट जाएगा, यहां से ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा और एक हाइड्रोजन एक इस कार्बन को मिल जाएगी, दूसरी हाइड्रोजन दूसरे कार्बन को मिल जाएगी। उससे क्या होगा, एक हाइड्रोजन यहां पर आ गया, दूसरा हाइड्रोजन यहां पर आ गया, उससे होगा आपका यहां पर ये दोनों कार्बन को 3-3 हाइड्रोजन बन जाएंगी और ये ईथेन बन जाएगा, ठीक है। तो मैंने ये लिखवा दिया है। हालांकि आपके लिए मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको सिर्फ ये जानना है कि एडिशन रिएक्शन में हमारा अनसैचुरेटेड कंपाउंड सैचुरेटेड कंपाउंड में बन जाता है। आपका अल्कीन जो है वो अल्केन में कन्वर्ट हो जाते हैं और उनको हम हाइड्रोजन लगा देते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एक कैटलिस्ट। ये हमारा क्या है, ये निकल एक हम कह सकते हैं ये कैटलिस्ट है। हम जानते हैं कैटलिस्ट क्या होते हैं। कैटलिस्ट आपके ऐसे कंपाउंड होते हैं, ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट कर देते हैं। यह रिएक्शन
अगर मान लो हमारे पास निकल या प्लेटिनम ना होते तो इस रिएक्शन को होने में बहुत सारा टाइम लग जाता, लेकिन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ए कैटलिस्ट ये रिएक्शन बहुत जल्दी हो जाती है। तो हमारे कैटलिस्ट क्या होते हैं? कैटलिस्ट आर द सब्सटेंस विच इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, यानी एक रिएक्शन के रेट को बढ़ा देते हैं, उसकी स्पीड को बढ़ा देते हैं और ये रिएक्शन इजीली हो जाती है। ठीक है, अब ये कैसे बढ़ाते हैं, किस तरह काम करता है, इसको हम आपको 11th की क्लासेस में अच्छे से पढ़ा देंगे। अभी ये समझ लो कि ये इसको रिएक्शन को जल्दी कराने में हेल्प कर रहा है बस। ठीक है, और इसका कोई यूज नहीं है। नेक्स्ट हमारा क्या है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है? सिंपल सी बात है, हम ये पढ़ चुके हैं कि ऑक्सीडेशन क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ये होता है। तो हमारे पास मान लो यहां पर कोई अगर अल्केन है तो ये समझ लीजिए, मैं लिख रहा हूं अल्केन को अगर आप ऑक्सीडाइज करोगे या उसका ऑक्सीडेशन करोगे तो वो अल्केन से बन जाएगा एल्डिहाइड। ठीक है, या कीटोन। ठीक है, आप इसमें लो पहले अल्केन, फिर अल्कोहल, फिर एल्डिहाइड, फिर कीटोन। तो मैं यहां पर पहले अल्कोहल लिख देता हूं, अल्कोहल। फिर यहां से अगर इसका दोबारा से हम करेंगे, दोबारा से ऑक्सीडेशन करेंगे तो एल्डिहाइड, और इसका दोबारा से ऑक्सीडेशन कराएंगे तो यहां पर बन जाएगा ये एसिटिक, इसे एसिड कह दीजिए, कार्बोक्सिलिक एसिड कह दीजिए, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहां पर ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाते हैं। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, ऑक्सीडेशन करने से अल्केन अल्कोहल में, अल्कोहल एल्डिहाइड कीटोन में, और एल्डिहाइड कीटोन आपके कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये है स्टेप्स हैं ये। लेकिन अगर हमारे पास कोई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो, स्ट्रॉन्ग यानी कि बहुत ज्यादा ऑक्सीजन प्रोवाइड करने वाला, अगर हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो तो हम सीधा ही अल्कोहल से ऑक्सीडेशन कराने पर हम कार्बोक्सिलिक एसिड में पहुंच जाएंगे। समझ गए? यानी कि हमें ऑक्सीडेशन करने पर अल्कोहल को सीधा कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर जाएगा अगर यहां पर कोई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो। ठीक है, वो हम लिखवाएंगे, एक बार आप ये नोट करिए, फिर हम इसकी एग्जाम्पल लिखवाएंगे। इसको हमारे पास कुछ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, जैसे कि हम जानते हैं, लिख लेता हूं मैं यहां पर कुछ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एग्जाम्पल लिख लेते हैं यहां पर KMNO4, और दूसरा हमारे पास है K2Cr2O7। ठीक है, ये दो हमारे पास ऐसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हैं। ठीक है, इसको हम बोलते हैं पोटेशियम परमैंगनेट, और इसको हम बोलते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट। ये वाला है पोटेशियम परमैंगनेट, दूसरा है पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है, ये क्या करते हैं? मान लो हमारे पास कोई अल्कोहल है, हमने ले लिया यहां पर CH3CH2OH। ठीक है, अगर मैं यहां पर लिख दूं, यहां पर प्रेजेंट समय किसकी है? KMNO4 की है, और मैं इसको हीट करूं। ठीक है, हीट करने में क्या होगा? यहां पर ये ऑक्सीडेशन होकर इसका CH3COOH प्लस H2O में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हमने यहां क्या देखा? यहां पे हमने देखा ये आपका एक इथेनॉल था, यानी एक अल्कोहल, यहां बन गया आपका
आपका एसिटिक एसिड, जो कि एक कार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक है, हुआ कैसे होगा ये, थोड़ा सा अगर जानना हो आपको तो इसको कई बार हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि आपके ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं ये नेसेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड कराते हैं। नेसेंट ऑक्सीजन क्या होती है, ये यानी कि एक ऑक्सीजन के एटम को बोलते हैं नेसेंट ऑक्सीजन। हालांकि ऑक्सीजन O2 होती है, ये ऑक्सीजन गैस है, लेकिन नेसेंट ऑक्सीजन कहा गया हो तो ये आपकी नेसेंट ऑक्सीजन है। ठीक है, तो ये नेसेंट ऑक्सीजन ये बहुत रिएक्टिव होती है। ठीक है, इससे क्या होगा, यहां पर आपका ये 2H2 यहां से निकल जाएंगे, एक H यहां से निकल जाएंगे और यहां पर H2O बन जाएगा और एक जो O है वो यहां पर आकर इस कार्बन पर आकर बैठ जाएगा ऐसे। तो इस कार्बन के ऊपर 2 O हो जाएंगे इस तरह से और 2 H निकल जाएंगे बाहर, जो कि आपके वाटर में कंज्यूम हो गए। ठीक है, ऐसे समझ लीजिए कि 2 ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है आपका KMnO4। ठीक है, उससे एक ऑक्सीजन से तो हमारा H2 बन जाएगा, दूसरी ऑक्सीजन आपके यहां पर जुड़ जाएगी जो कि आपका एक एसिड फॉर्म कर लेगी। ठीक है, बहुत आसान सा हो गया, आपको समझ में आ गया कि क्या करते हैं, ये अल्कोहल से सीधा आपका एसिड बना लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो रिएक्शन है वो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। इसमें क्या होता है, इसमें देखो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर नाम में लिखा है सब्स्टिट्यूट होगा कुछ, तो इसमें सब्स्टिट्यूट मतलब होता है कि एक को बदलकर दूसरा उसकी जगह रख देना। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर हम एक अल्केन लेंगे, मान लो हमने लिया मीथेन, और अगर मैं इसको Cl2 से रिएक्ट कराऊं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट के प्रेजेंस में अगर Cl2 क्लोरीन गैस जो है इससे रिएक्ट करेगी तो यहां से क्या होगा, यहां से एक हाइड्रोजन हट जाएगा, उसकी जगह Cl आके बैठ जाएगी और यहां से HCl निकल जाएगा। तो हुआ क्या, हमने देखा यहां पर कार्बन के पास 4 हाइड्रोजन अटैच थे ऐसे। ठीक है, और ये हमारे पास क्लोरीन है इस तरह से। तो हुआ क्या, हुआ ये कि यहां से ये HCl तो निकल गया है ना, और ये वाला Cl इसकी जगह आकर बैठ गया। तो हमने ये कह सकते हैं कि क्लोरीन ने हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर दिया। ठीक है, हाँ, इसकी भी जो मैकेनिज्म है ये आप 11th क्लास में पढ़ लोगे। होता क्या है, इसमें भी आपकी फ्री रेडिकल बनते हैं। कैसे, इसका मतलब ये है कि यहां पर CH4 जो है वो CH3 में कन्वर्ट होगा और एक जो इसका H है वो बाहर निकल जाएगा इस तरह से। वैसे ही Cl का बॉन्ड भी टूटकर इस तरह से 2 Cl बन जाएंगे से। यहां पर आपको दिख रहा है ये कोवेलेंट बॉन्ड है, इसमें ये कोवेलेंट बॉन्ड है, तो ये बॉन्ड टूट जाएगा, इसका ये बॉन्ड टूट जाएगा, तो यहां पर ये दोनों फ्री रेडिकल निकल जाएंगे और ये इसके साथ कॉम्बाइन हो जाएगा, तो आपका बन जाएगा CH3Cl। इसको हम बोलते हैं क्लोरोमीथेन। ठीक है, ये आपका क्लोरोमीथेन बन गया। ठीक, तो ये आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ये बहुत फास्ट होती है। अगर मैं क्लोरीन की अमाउंट ज़्यादा रख दूं, इसको ज़्यादा अमाउंट में रख दूं, तो ये कई सारे हाइड्रोजन को, एक आपने एक एटम रखा Cl2, तो इसने एक हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट किया। अगर वैसे ही हम यहाँ पर ढेर सारे क्लोरीन के एटम रख दें तो बाकी हाइड्रोजन को भी सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो अगर यहाँ पर Cl2 एक्सेस अमाउंट में हो तो क्या होगा, तो यहाँ पर सारे H हट जाएंगे, उनकी जगह
Cl आ जाएगी इस तरह से, और यहाँ पर HCl रिलीज हो जाएंगे बाकी। तो यहाँ पर टेट्राक्लोरोमीथेन बन जाएगा, इसे हम कहते हैं टेट्राक्लोरोमीथेन। ठीक है, तो ये जब होगा जब एक्स अमाउंट में हो। तो आप एग्जाम में हालांकि इतना डिटेल में आएगा नहीं, बाई चांस आ भी जाए यहाँ पर एक्सेस अमाउंट लिख दे तो समझ लेना यहाँ पर क्या बनने वाला है, टेट्राक्लोरोमीथेन बनने वाला है। सारे के सारे हाइड्रोजन क्लोरीन से सब्स्टिट्यूट कर कर चले जाएंगे। ठीक, तो ये बहुत आपने मैंने सारी रिएक्शन करा दी हैं। यही वो 4-5 रिएक्शंस हैं जो आपकी बार बार यूज होंगी। ठीक है, अभी आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड्स के बारे में और उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट रिएक्शंस के बारे में। ले लो इसका स्क्रीनशॉट। तो हमारा पहला जो इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड है वो है इथेनॉल। तो हम पढ़ने वाले हैं अब इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस ऑफ इथेनॉल। तो इथेनॉल की इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन से कुछ उनको पढ़ लेते हैं कि कौन कौन सी रिएक्शंस हैं जो इथेनॉल शो करता है और आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर केमिकल रिएक्शन पढ़ने हैं। पहली जो रिएक्शन है वो है रिएक्शन ऑफ इथेनॉल विद सोडियम। तो हम यहां पर सोडियम के साथ रिएक्शन करने वाले हैं। ठीक है, तो CH3CH2OH होता है आपका इथेनॉल। अगर मैं इसको सोडियम से रिएक्शन कराऊं तो यहां पर क्या होगा, यहां पर आपका ये एक थोड़ा सा एसिडिक होता है ना, इथेनॉल थोड़ा सा एसिडिक है। तो यहां पर एसिड और मेटल की रिएक्शन हो जाएगी। तो यहां बन जाएगा आपका मेटल सॉल्ट CH3CH2ONA। ठीक है, और यहां से क्या निकल जाएगा आपका H2 गैस निकल जाएगी। तो हम जानते हैं ये आप इसे ऐसे समझ सकते हो कि ये हल्का सा एसिड है और ये एक मेटल है। तो क्या होता है, यहाँ पे बनता है मेटल सॉल्ट बनता है एक। ठीक है, और H2 गैस निकलती है। ठीक है, ये आप इस तरह समझ सकते हो कि इथेनॉल हल्के से एसिडिक होते हैं। ठीक है, हाँ, हुआ कैसे, तुम चाहो तो इसको बैलेंस कर सकते हो, इस तरह से इसको बैलेंस कर लेना। ठीक है, इस तरह से ये बैलेंस हो जाएगा आपका। यहाँ पर आपको ये आपने देख लिया यहाँ पर कि इसका अगर देखा जाए तो ये रिएक्शन इस तरह होती है कि यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाता है इस तरह से और इसकी जगह सोडियम आकर बैठ जाता है। तो आपका सोडियम जो है मेटल है वो इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा और ये हाइड्रोजन की झिल्ली निकाल देगा, वहां से हाइड्रोजन निकलकर H2 गैस बना लेगी। ठीक है, अब हम जानते हैं इसका अगर हमको टेस्ट करना हो, है ना, आपने पढ़े होंगे हाइड्रोजन का टेस्ट क्या होता है। इसका टेस्ट हम पॉप साउंड से करते हैं। ठीक है, कि भाई जो गैस निकल रही है वो हाइड्रोजन है या कोई और गैस है, तो हम उसके पास एक बर्निंग कैंडल लेके जाएंगे। तो ये हाइड्रोजन एक फ्यूल है, वो बर्न होता है, बर्न होगा विद ए पॉप साउंड। ठीक है, अच्छा, दूसरी जो रिएक्शन है वो है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4। ठीक है, देखो हम क्या करेंगे, बेसिकली हम यहां पर एक इथेनॉल लेंगे और उसको हम कंसंट्रेटेड H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड उसके ऊपर डालेंगे उसके अंदर। तो क्या होगा, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड बहुत ही ज्यादा तेज रिएक्शन करने वाला है। ये क्या करता है, ये अगर आपने सुना होगा कि एसिड को अगर
स्किन पर डालोगे तो वहाँ से स्किन जल जाती है। क्यों जल जाती है? क्योंकि ये एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट यानी कि ये क्या करता है, ये जिस जगह पड़ता है वहाँ से वाटर को निकाल देता है, वाटर को वहाँ से रिमूव कर देता है, इसीलिए हम कहते हैं इसको डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो आज से आप H2SO4 को डिहाइड्रेटिंग एजेंट के नाम से भी कहना शुरू कर दो, क्योंकि जब भी आपका कंसंट्रेटेड H2SO4 आएगा तो मोस्टली रिएक्शंस में वाटर एज ए बाय प्रोडक्ट निकलता दिखाई पड़ेगा, वाटर बाहर निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर वाटर निकालना है आपको। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ से ये वाटर निकल जाएगा इस तरह से H2O, और यहाँ पर एक अल्कीन बन जाएगा जो कि इथीन है। तो हुआ कैसे होगा, यहाँ पर हुआ ऐसे कि हम जानते हैं वाटर निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, OH चाहिए और एक H चाहिए। तो यहाँ से तो एक H निकल जाएगा इस तरह से, और इस पर लगा हुआ है एक OH, इस कार्बन पर लगा हुआ है एक OH और इस कार्बन पर लगा हुआ है एक H। तो यहाँ से ये दोनों निकल जाएंगे इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4। तो यहाँ बन जाएगा आपका CH2CH2। तो ये बॉन्ड टूटेगा तो ये अपना नया बॉन्ड बनाने के लिए यहाँ पर एक, जब ये बॉन्ड टूट जाएंगे इनका और इसका, एक एक बॉन्ड कम हो जाएगा, तो उसको पूरा करने के लिए आपस में ही एक नया बॉन्ड बना लेंगे, जिसकी वजह से यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, तो हुआ क्या, यहाँ पर वाटर हमने निकाल दिया और यहाँ पर एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड बन गया जो कि इथीन है। तो अब देखो, अगर बाई चांस अगर आपको रिएक्शन में एक तरफ अल्केन दे दे, लेफ्ट की तरफ, राइट की तरफ अल्कीन दे दे, तो समझ लो वहां पर ये हुआ होगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आपके हार्ड बन सकते हैं कि भाई इधर आपका एक सैचुरेटेड कंपाउंड है, यहाँ पर एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड बन रहा है, तो ये रिएक्शन हो रही है यहाँ पे, यानी कि, और इसका अपोजिट क्या है, इसका अपोजिट है आपकी एडिशन रिएक्शन। उसमें क्या होता है, उसमें एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड को हम सैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, उसको मैं यहाँ लिख देता हूँ एक बार के लिए कि CH2 को अगर मैं एडिशन करा दूं H2 से, विजिबल आपको यहाँ नीचे इन प्रेजेंस ऑफ निकल, तो यहाँ पर क्या होगा, CH3 हो जाएगा। तो इस तरह से आपकी ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट, दोनों रिएक्शन इंपॉर्टेंट है केमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। जब भी आप एक कंपाउंड से दूसरे कंपाउंड की तरफ बढ़ोगे, है ना, फॉर्मेशन ऑफ न्यू कंपाउंड करोगे, तब आपकी ये दो रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल करने वाली है। ठीक है, इसलिए इसको याद कर लेना। ठीक, थर्ड रिएक्शन क्या है हमारी, थर्ड रिएक्शन है कि कंबसन ऑफ इथेनॉल। ठीक है, इथेनॉल बर्न कर सकता है, जल सकता है एज ए फ्यूल, क्योंकि हमने देखा होगा लेबोरेटरी में हम क्या करते हैं, स्पिरिट लैम्प के अंदर कभी कभी हम इथेनॉल डाल देते हैं और उससे भी हम अपना काम कर लेते हैं। तो स्पिरिट लैम्प के अंदर हम स्पिरिट में इथेनॉल का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अल्कोहल एक आपका इथेनॉल है, यहाँ पर इसको हम अगर बर्न करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, तो क्या होगा, हम जानते हैं जब भी बर्निंग होगी, कंबस्टन होगा, तो CO2 और H2O बनेगा हमेशा। रही बात बैलेंसिंग की, आप इसे बैलेंस कर लेना। ठीक है, यहाँ पर 6 हाइड्रोजन है, तो हम यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, उससे क्या होगा, उससे यहाँ पर 2 और 3 5 हो जाएंगी। 5 यहाँ पर, एक यहाँ पर है, तो इसको हम 2 से इंटू कर देंगे। तो ये होगी इसकी बैलेंसिंग इक्वेशन। बैलेंसिंग अपने आप से क्या करो, ठीक है, कुछ को हम कर देते हैं, पर हर बार नहीं कराएंगे।
आपको खुद से सीखनी है, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड की तरफ, जो कि है आपका एसिटिक एसिड। उसकी इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस हैं कुछ। तो इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस ऑफ एसिटिक एसिड, ठीक है, या इसको हम कहते हैं इथेनोइक एसिड। ठीक है, आप जानते हो इसके बारे में। तो पहली जो रिएक्शन है वो हमारे कह सकते हैं इसको कि रिएक्शन विद अल्कोहल। हम इसकी अल्कोहल से रिएक्शन कर देते हैं, जिसे हम प्यार से स्टरीफिकेशन कहते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ क्या होता है, यहाँ पे हम एक अल्कोहल ले लेंगे। मान लो हमने यहाँ पर एक अल्कोहल ले लिया, उसके संग हम करा देंगे किससे, एसिटिक एसिड से, CH3COOH, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ ए कंसंट्रेटेड H2SO4, ठीक है। यहां पर मैंने कह दिया पहले ही कि कंसंट्रेटेड H2SO4 आ गया, आपका दिमाग में बत्ती जली कि पानी निकलेगा, है ना, निकाल दो। ये आपको ये शॉर्ट ट्रिक बना लो, इससे आप चाहो तो शॉर्ट ट्रिक बना लो इसकी। मैंने आपको लिखवा दी, कहने की जरूरत नहीं है कि सर हमेशा कुछ ना कुछ शॉर्ट ट्रिक लेकर आते हैं। वो कंसेप्ट बच्चों को अगर याद रह गया तो वो हर रिएक्शन इजीली कर देगा। मैं बच्चों को रटाने की कोशिश नहीं करता कि ये रिएक्शन रट लो, मैं उसमें कुछ इंपॉर्टेंट और अच्छी चीजें ढूंढता हूं जो उसके अंदर याद करने योग्य है। जैसे कि मैंने कह दिया कि कंसंट्रेटेड H2SO4 दिख गया तो यानी कि वाटर निकलेगा। ये याद कर लिया बच्चों ने, इसकी शॉर्ट ट्रिक बना ली, तो ये मोस्टली के रिएक्शंस में काम कर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, आप H2O निकाल दीजिए और यहाँ पर आपका एक कंपाउंड बनेगा जो कि एस्टर कहलाएगा। इस तरह से यहाँ पर ये एस्टर बन गया, ठीक है। तो ये रिएक्शन कैसे हुई, ये आपका एस्टर कंपाउंड है। इसका नाम क्या है, इसका नाम है एस्टर। अगर इसका आईपीएस नेम किया जाए तो यहाँ पर इसको बोल देंगे आप इथाइल। ये आपका इथाइल है और ये क्या आपका इथेनोएट। तो इथाइल इथेनोएट इसका आईयूपीएसी नेम है, ठीक है। उसको आप कॉमन नेम बुलाओ तो इसको बोलेंगे एस्टर, और इस प्रोसेस को बोलेंगे एस्टरिफिकेशन। जानते हैं आप ऑलरेडी, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर क्या हुआ होगा, थोड़ी सी इसके बारे में और डिटेल जाने तो आप देख पाओगे कि यहाँ पर OH लगा हुआ है और इसके अंदर क्या है, यहाँ O और यहाँ से H, और इसके अंदर क्या है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यहाँ भी OH है इस तरह से, ठीक है। तो इसका H और इसका OH यहां से निकल जाएगा ऐसे। अगर हम इसको बनाएं, इसको एक्सपेंड करके बनाएं तो इसको एक्सपेंड करके इस तरह बनाते हैं। सबको बनाना आता है ये भाई। आपको एसिडिक आपका जो एसिडिक ग्रुप है वो क्या है, हम जानते हैं एसिडिक ग्रुप आपका ये है आपका एसिडिक ग्रुप। तो इस एसिडिक ग्रुप में ये OH है, यहाँ पर डबल बॉन्ड O है, तो यहाँ से ये वाला OH निकलेगा, इसका ये वाला H निकलेगा। अल्कोहल में से H निकालना आसान है, ठीक है, एज कंपेयर टू OH निकालना। OH निकालना डिफिकल्ट है, इसीलिए हमेशा अल्कोहल जब भी दिख जाए तो वहां से आप H निकाल दिया करो। तो यहाँ से H निकल जाएगा और आपके यहाँ से OH निकल जाएगा, तो यहाँ पर आपका एस्टर बन जाएगा। ठीक है, अच्छा, इसका अब आपने देखा यहाँ पर कि इसका नाम इथाइल एथेनेट है। तो यहाँ पर जो छोटा ग्रुप होता है उसको हम सब्स्टिट्यूएंट मान लेते हैं। मान लो यहाँ पर मिथेनॉल होता ऐसे, ठीक है,
और हम यहाँ पे तब भी ऐसे करते तो यहाँ से आपका H निकल जाता ये वाला, यहाँ से OH निकल जाता, तब यहाँ पर ये CH3 COO CH3 प्लस H2O, तब इसका नाम क्या रहता, तब ये आपका रहता सबस्टेंट छोटा ग्रुप का नाम पहला आएगा, तो ये आएगा मिथाइल, और ये क्या आपका इथेनेट, तो इथेनोएट हो गए। ठीक है, तो इन छोटे ग्रुप को आप एल्काइल मान लिया करो, बाकी के साथ आप OAT या ATE लगा दिया करो लास्ट में, तो ATE इसका एक सफिक्स हो गया ATE। ठीक है, आपको नेमिंग सिखा रखी है, मैं यहाँ पर नेमिंग को डिटेल में नहीं पढ़ा रहा, मैं ये सोच चल रहा हूँ कि आपको नेमिंग ऑलरेडी आती है। अगर आपको नेमिंग में दिक्कत हो रही है तो आप मुझे कमेंट में लिख दीजिए, सर नेमिंग के ऊपर भी एक लेक्चर बना दीजिए, हम डिटेल में इस चैप्टर पढ़ाएंगे तो नेमिंग भी कराएंगे। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लो, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ। अगली रिएक्शन है सफोनिफिकेशन। ये बेसिकली ये रिवर्स प्रोसेस है, रिवर्स प्रोसेस ऑफ एस्टरिफिकेशन। आप ये कह सकते हो, इसमें क्या होता है, जैसे कि हमने इसमें एस्टरिफिकेशन में हमने अल्कोहल को आपका एक एसिड सेक्शन का आई तो वो एस्टर बन गया। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर हमको अगर दोबारा अल्कोहल को वापस निकालना है तो हम उसका सफोनिफिकेशन कर देंगे, उससे ये निकल जाएगा। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम अपने कंपाउंड को लेते हैं, मान लो कि हमारे पास एस्टर है CH3 COO CH2 CH3। ठीक है, ये हमारा एक एस्टर कंपाउंड था, अगर मैं इसको एक NaOH बेस, यानी कि NaOH क्या एक बेस है, उससे रिएक्ट कराऊं तो क्या होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर CH3 COO Na और CH3 CH2 OH बन जाएगा। ठीक है, और अब यहाँ पर सिंपल सी बात क्या हुआ होगा, यहाँ पर OH तो चला गया अल्कोहल के पास, Na आ गया इसके पास। ठीक है, बहुत आसान सिलेक्शन है। यहाँ पर Na को दे दीजिए इस एसीटेट, इसका जो आपका CH3 COO, ये इसको बोलते हैं एसीटेट ग्रुप। जैसे आपका एसिडिक ग्रुप होता है, एल्डिहाइड ग्रुप होता है, एल्कोहलिक ग्रुप होता है, ऐसे ये आपका इसको बोलते हैं एसीटेट ग्रुप। तो मैंने Na को दे दिया एसीटेट के अंदर, इस ऑक्सीजन के पास आ गया Na, और OH जो है वो आपका इस कार्बन पे आकर अटैच हो गया इस तरह से, तो यहाँ पर आपका ये अल्कोहल प्राप्त हो गया। तो अल्कोहल को आपको वापस प्राप्त करना है एस्टरिफिकेशन के बाद, तो हम उसका सफोनिफिकेशन कर देंगे। ठीक है, तो ये इसका हम कह सकते हैं ये रिवर्स प्रोसेस है। हालांकि ये कहना पूरी तरह से करेक्ट नहीं है। ठीक है, आप कह सकते हो ये प्रोसेस, इसका नाम सफोनिफिकेशन क्यों कहा, क्योंकि ये जो कंपाउंड बना ये आपका सोप बना। ठीक है, तो सोप यानी साबुन बनाने के लिए आपको ये रिएक्शन की जरूरत होती है, इसलिए इसको हमने सफोनिफिकेशन कहा। ठीक है, तो ये आपकी सोप बनाने के लिए काम आती है। अगर मान लो यहाँ पर ये कंपाउंड छोटा सा दे रखा है आपका मीथेन, अगर मिथाइल के बजाय ये R जो कंपाउंड है ये एक बहुत बड़ा कंपाउंड होता, लार्ज कह दीजिए या बिग कह दीजिए, अगर ये एक बहुत लार्ज कंपाउंड होता तो यहाँ पर ये परफेक्ट सोप बन जाती। सोप के अंदर ये जो एल्काइल ग्रुप होता है ये एक लॉन्ग चेन होती है, 17 कार्बन की, है ना, 35 कार्बन की, इस तरह ये बहुत ज़्यादा कार्बन्स की लॉन्ग चेन होती है, इसलिए इसको सोप कहते हैं। सोप को हम आगे आपको डिटेल में पढ़ाएंगे। नेक्स्ट जो रिएक्शन है दूसरी आ गई, तीसरी रिएक्शन है
रिएक्शन विद कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट। ठीक है, तो देखो यहां पर हमने एक लेना है एसिटिक एसिड और एक लेते हैं कार्बोनेट, लेते हैं कोई भी। मान लो हमने ले लिया यहां पर सोडियम कार्बोनेट ले लिया। ठीक है, हम जानते हैं ये एसिड है, ये बेस है। दिमाग की बत्ती जल गई होगी आपकी, है ना? क्या होने वाला है? एसिड बेस रिएक्शन होने वाली है। इसमें क्या होता है? इसमें आपका साल्ट एंड वाटर बनता है। ठीक है, सॉल्ट मान लीजिए, सॉल्ट किसका होगा? आपका CH3COO का सॉल्ट हो जाएगा और यहाँ पर H2O निकल जाएगा। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर दो हैं तो यहाँ पर हम दो बना देंगे इस कंपाउंड। ठीक है, अच्छा अब देखो जहां भी आपको कार्बोनेट दिखे या बाइकार्बोनेट दिखे वहां पर आप CO2 गैस जरूर रिलीज किया करो। एसिड बेस रिएक्शंस के अंदर कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के रिएक्शंस के लिए थोड़ी सी स्पेशल बात क्या है कि वहां पर वाटर और सॉल्ट, यानी सॉल्ट और वाटर के साथ साथ एक और बाय प्रोडक्ट निकलता है जो कि है CO2 गैस। इसीलिए आपके रिएक्शंस विद कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट हम अलग से पढ़ाते हैं, क्योंकि वहां पर एक इंपॉर्टेंट अलग से एक और कंपाउंड निकलता है, ये वाला। ठीक है, सिमिलरली हम कर देंगे उसकी रिएक्शन बाइकार्बोनेट की। हम जानते हैं अगर हाइड्रोजन लगा देंगे तो ये बन जाएगा हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट। यहाँ भी बिल्कुल सेम रिएक्शन रहेगी, यहाँ भी एक सॉल्ट बनेगा, ये बन गया, और वाटर बनेगा और CO2 गैस रिलीज होगी। ठीक है, यहाँ पर एक सोडियम था तो ये बैलेंस हो गई, यहाँ पर दो सोडियम थे तो इसलिए मैंने दो से मल्टीप्लाई कर इसको बैलेंस किया पहले। ठीक है, हो गई रिएक्शन, इजी थी ये रिएक्शन आपने कर रखी है, इंपॉर्टेंट है, आपको सेकंड चैप्टर में मैंने कहा दी थी रिएक्शंस। ठीक है, अगली जो रिएक्शन है आपकी वो इंपॉर्टेंट है, वो है रिएक्शन विद बेस। तो देखो यहां पर हमने कार्बोनेट देखा, वो भी एक बेस था। ठीक है, बट वो वीक बेस था, इसलिए हम यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग बेस ले लेते हैं CH3COOH। यहाँ पर हम NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया हमने, मान लो NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है तो क्या होगा यहाँ पर, ये आपका एसिड, ये बेस, तो एसिड बेस हो जाएगी, तो यहाँ पर एक मेटल का सॉल्ट बन जाएगा ये, और आपका वाटर विल रिलीज। तो बहुत कुछ नहीं हो यहाँ पर H निकल गया, एसिड है तो H निकाल देगा, H निकलेगा तो यहाँ ये वाला H इस वाले OH के साथ कंबाइन हो जाएगा और आपका वाटर बन जाएगा Na, यहाँ पर आकर चिपक जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया आपका, इसका नाम अगर रखें इसका नाम क्या होगा, इसका नाम है सोडियम एसीटेट। ठीक है, अगर इसका कॉमन नेम क्या है, इसका एक और नाम भी है वो लिख देता हूं मैं, सोडियम इथोनेट, कि इसको हम इथोनेट भी कहते हैं। और इसको अगर कॉमन नेम जाने तो इसका इस वाले का एनाइन का जो कॉमन नेम है वो है एसीटेट, तो इसको सोडियम एसीटेट या सोडियम इथोनेट कहते हैं। ठीक है, अच्छा सेम अगर आपको इसका नाम बताना हो जो अल्कोहल से प्राप्त किया था हमने, ये वाला, इसका नाम मैंने लिखवाया नहीं था, इसका नाम भी आप चाहो तो लिख लीजिए। यहाँ पर ये आपने जब अल्कोहल की रिएक्शन की थी विद मेटल तब ये बना था, इसका नाम क्या था, इसका नाम है सोडियम इथॉक्साइड। ठीक है, तो आपको नाम भी याद रहने चाहिए इन कंपाउंड के, क्योंकि ये कंपाउंड बहुत
कम यूज होते हैं इनके नाम, इसलिए बच्चे इनको याद नहीं कर पाते। भाई इथेन, मीथेन, प्रोपेन, अल्कोहल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, है ना, और फॉर्मल्डिहाइड, ये सब बहुत ज़्यादा यूज होते हैं, बेंजीन वगैरह, तो इनके नाम बच्चे इजीली याद कर लेते हैं। अब ये जो नाम है ये कम यूज होते हैं, है ना, इनका नाम पता होना चाहिए। इनका नाम लिख लो सब बच्चे, सोडियम इथोक्साइड और वो सोडियम एसीटेट।